देखो, अगर हम बॉन हेबर्स प्रोसेस बनाते हैं फॉर एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो सबसे पहले तो ये देखो कि हमें क्या क्या चाहिए। एक हमें एल्यूमिनियम चाहिए साक्षी, और कितने क्लोरीन चाहिए? 3। तो हम सबसे पहले कटायन बनाते हैं। हमारा एल्यूमिनियम नेचुरली सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो अगेन पहले हमें इसकी सब्लिमेशन करनी होगी। यस सर, प्लस डेल्टा एच सब्लिमेशन। और अपने को एक ही एल्यूमिनियम चाहिए, तो वो भी कोई चक्कर नहीं है, एक ही है। उसके बाद हमें 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने होंगे। साक्षी, क्या एक ही स्टेप में तीनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकते हैं? नो सर। है ना, तो सिंगल सिंगल करना होगा। तो पहले एल्यूमिनियम +1 आएगा, तो ये होगा प्लस डेल्टा एच IE1 फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। फिर पहला इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के बाद हमें सेकंड इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना होगा, प्लस डेल्टा एच IE2, एंड आफ्टर रिमूविंग सेकंड इलेक्ट्रॉन हमें थर्ड इलेक्ट्रॉन को भी बाहर निकालना पड़ेगा। तो ये बनेगा प्लस डेल्टा एच IE3। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर, यहाँ तक हो गया था। ठीक है, तो अपना एल्यूमिनियम आयन बन गया है। अब बारी है क्लोराइड आयन के बनाने की। अगेन सर मैंने 3/2 करा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ पे हमें करना होगा 3/2, ताकि 2 कट जाए और क्या बचे, सिर्फ 3 क्लोरीन। ठीक है, तो तरणवीर ये क्लियर? तो इसको हम बोलेंगे प्लस डेल्टा एच, एंड दिस विल बी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो मैं होल्ड करो, सॉरी कॉल आ गया था। देखो साक्षी, यहाँ तक क्लियर हो गया कि 3 क्लोरीन गैसियस एटम बन गए। यस सर। उसके बाद हमने उन गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन्स ऐड अप कर दिए हैं। ठीक, सर इसमें तीनों क्लोरीन एटम एक साथ हो जाएंगे? हाँ बेसिकली एक मतलब हमने तो सिर्फ मल्टीप्लाई किया है ना, हमने एक ही इलेक्ट्रॉन डाला है लेकिन 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है। बेसिकली होता क्या है, देखो हमारे पास जो हमने पीरियोडिक टेबल में किया वो ये किया कि क्लोरीन गैस +1 इलेक्ट्रॉन विल कन्वर्ट इनटू क्लोराइड, ये किया था। यस सर। अब हमने पूरी इक्वेशन को बस किससे मल्टीप्लाई किया है, 3 से, ताकि 3 क्लोरीन गैसियस एटम हो, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन एडअप हो जाएंगे एंड 3 क्लोराइड आयन मिल जाएंगे। कोई डाउट? नो सर। ठीक है, एंड अब हमारे पास एल्यूमिनियम आयन भी मिल चुका है एंड 3 क्लोराइड आयंस भी मिल चुके हैं, एंड ये कंबाइन करेंगे टू फॉर्म एल्यूमिनियम क्लोराइड। यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम बोलेंगे लेटिस एंथैल्पी या लेटिस एनर्जी, एंड ओवरऑल एनर्जी चेंज कितना आ जाएगा, दिस विल बी, सबसे पहले तो हमें सब्लिमेशन करना होगा। सब्लिमेशन के बाद फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, फिर सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, फिर आएगा थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। यहां तक हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, 3/2 टाइम्स बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी लगा दी। क्लियर? कोई डाउट? नो सर, सर मेरा 3/2 तक ही हुआ था। उसके बाद हमने क्या किया है, 3 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो -3 डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड माइनस डेल्टा यू। क्लियर साक्षी? कोई डाउट? नो सर। अच्छा साक्षी, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू दे दूं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोराइड इज ऑफ क्लोरीन एटम इज -6 किलो जूल्स पर मोल,
ठीक है, अगर मैं कहूँ कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज -6 किलो जूल्स पर मोल, तो क्या यहाँ पे इस फॉर्मूला में जो हमने बनाया -x पुट करोगे या x? सर x। क्योंकि हम माइनस साइन तो पहले ही ले चुके हैं ना, जो ये सिग्निफाई कर रहा है कि एनर्जी रिलीज, तो हम सिर्फ वैल्यू पुट यस करेंगे, अब कोई साइन पुट नहीं करेंगे। साइन कन्वेंशन हम पहले ही यूज कर चुके हैं। क्लियर? सर, इसमें जो मतलब -x की वैल्यू थी वो ये डिनोट कर रही थी कि वो माइनस डेल्टा एच है। हाँ, बेसिकली वो की माइनस मतलब एनर्जी रिलीज। ठीक है, तरणवीर कोई डाउट यहाँ तक? सर इसके वो कोई डायग्राम तो नहीं पता है? नहीं, इसका कोई डायग्राम, इसका कोई डायग्राम नहीं, जो बनाते हैं वो वर्टिकल्स का स्क्वायर्स बनाते हैं, कैसे कैसे एनर्जी नहीं, वो चाहिए नहीं हमें, डायग्राम्स का क्या लेना देना, हमें एनर्जी चेंज चाहिए होता है, वो हमने ऐसे लिख लिया, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, हेडिंग डालें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोवेलेंट या आयनिक कंपाउंड। पहला है दे आर सॉलिड्स, क्योंकि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। सॉलिड्स क्यों हैं? बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। कैसी फोर्सेस होती हैं इसके अंदर? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, या हम बोलते हैं इसको कूलम्बिक फोर्सेस। क्लियर साक्षी, तनवीर? यस सर। ठीक है, ये सॉलिड स्टेट में होते हैं क्योंकि इसके अंदर की जो फोर्सेस है वो बहुत स्ट्रांग है, स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक या कूलम्बिक फोर्सेस। एंड इवन मैंने तुम्हें एक दिन बताया भी था कि आयनिक बॉन्ड नाम की कोई चीज नहीं होती, आयनिक फोर्सेस होती हैं। क्योंकि देखो, अगर बॉन्ड बन जाता है, अगर बॉन्ड बनेगा तो मॉलिक्यूल्स बनने चाहिए, आयन किस में कन्वर्ट हो जाने चाहिए? मॉलिक्यूल्स में। बेसिकली कहने का मतलब क्या है, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर Na+ और Cl- ने कोई एक बॉन्ड बनाया होता तो वो एक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया होता, इस तरीके से। कोई डाउट? ठीक है, लेकिन होता क्या है, एक्सरे टेक्निक होती है अपने पास, एक इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक है ये, जिससे ये पता चलता है कि कंपाउंड डू नॉट एग्जिस्ट एज इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स, दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ आयंस। तो मतलब इसमें फोर्सेस हैं, बॉन्ड नहीं बना है। क्लियर या नहीं? यस तो आयनिक बॉन्ड नाम की कोई चीज नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? आयनिक फोर्सेस। क्योंकि अगर बॉन्ड बन गया होता तो वो एक मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट करता, लेकिन वो मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। वो कैसे एग्जिस्ट कर रहा है? इन द फॉर्म ऑफ आयंस, आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो मतलब वहां पे सिर्फ कुछ फोर्सेस हैं जो उन आयंस को पकड़ के रख रही हैं, बॉन्ड नहीं बन रहा है, इनके बीच कुछ फोर्सेस हैं। एंड उन फोर्सेस को हमने क्या नाम दिया है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, एंड दे आर क्वाइट स्ट्रांग फोर्सेस। इसीलिए जो सॉलिड स्टेट है वो हमें देखने को मिल रही है। कोई भी डाउट? नो सर। एंड क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं, क्रिस्टल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे नमक क्रिस्टल है एक तरह का। ठीक है, दे आयनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट इन द क्रिस्टलाइन फॉर्म। ठीक है, एंड जिसके अंदर कटायन इज सराउंडेड बाय अनायन, एंड सिमिलरली अनायन इज सराउंडेड बाय कटायन। कहने का मतलब ये है कि कटायन के आसपास अनायंस होंगे और अनायन के आसपास क्या होंगे? जस्ट अ मिनट। ठीक है, कटायन लिया हमने, उसके आसपास क्या है? अनायन, और अनायन के आसपास क्या होंगे? कटायन। क्लियर यहाँ तक साक्षी, तरणवीर? सर, ये कैसे पॉसिबल है? ये दोनों तो एक ही है।
नहीं बच्चे, बेसिकली ना +2 में हमारे पास ना पहला चैप्टर आएगा सॉलिड स्टेट। तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि NaCl के अंदर बहुत सारे सोडियम आयंस होते हैं। ऐसे होता है स्ट्रक्चर Na+Cl-, Na+Cl-, ये रिपीटिशन में होता है, 3D स्ट्रक्चर होता है। एक छोटे से नमक के दाने में भी बहुत सारे सोडियम आयंस होते हैं। हमने पढ़ा है ना कि अगर हम एक छोटा सा नमक का दाना ले रहे हैं जिसका मास है मान लो 1 मिलीग्राम, मान लो उसका मास है 1 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम में भी तो कितने सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, यस सर। है ना। तो उसके अंदर बहुत सारे एटम्स और आयंस होते हैं छोटे से दाने में भी, जो हमें नहीं दिखते हैं, और वो कुछ इस तरीके से अरेंज्ड होते हैं। ये हमने मोल में पढ़ा था कि एक जितना मर्जी छोटा अमाउंट ले लो उसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो देखो एक सोडियम के आसपास सारे के सारे क्लोराइड आयंस हैं। सिमिलरली अगर तुम एक क्लोराइड आयन देखो, उस क्लोराइड आयंस के आसपास सिर्फ और सिर्फ कैसे आयंस होंगे, सोडियम आयंस। तो क्लोराइड इज सराउंडेड बाय सोडियम, वेयर एज सोडियम इज सराउंडेड बाय क्लोराइड, मतलब दे आर सराउंडेड बाय ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस। क्लियर? यस सर। ठीक है। एंड ये प्रॉपर्टी क्रिस्टलाइन नेचर इंपार्ट करती है टू द आयनिक कंपाउंड्स। नोट करो इसे। होते हैं अपने पास जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं, दे आर नॉन डायरेक्शनल। मतलब नॉन डायरेक्शनल का मतलब यहाँ लिखा होगा, नहीं लिखा है, नॉन डायरेक्शनल। इसका मतलब ये है कि आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट हैव any fixed shape or geometry, any fixed shape or geometry। इसमें क्या होता है, आयंस आर यूनिफॉर्मली सराउंडेड। जैसे हमने बहुत सारे आयंस यूनिफॉर्मली सराउंड किया ना, कि सोडियम के बाद क्लोरीन ही आएगा, सोडियम के बाद क्या आएगा, क्लोरीन ही आएगा। चाहे कहीं पे भी देख लो, हमने सोडियम के बाद क्या लगाया है, क्लोरीन। कोई पर्टिकुलर शेप नहीं दी है इसको, ये चलता जा रहा है 3D में। इधर भी एक्सटेंडेड है, इधर भी एक्सटेंडेड है, चारों तरफ एक्सटेंडेड है। कोई डाउट? नो सर। ठीक है, हमने इसको कोई पर्टिकुलर शेप नहीं दी है, तो हम ये कह सकते हैं इट इज नॉन डायरेक्शनल। ऐसा नहीं है कि किसी एक डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, नहीं, ये तो चारों तरफ से चलता जा रहा है। तो द आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। In these compounds, each ion is surrounded by oppositely charged ion, uniformly distributed all around the ion। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड्स आर नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शन का मतलब इसकी कोई फिक्स शेप या ज्योमेट्री नहीं होगी। जबकि जब हम कोवलेंट बॉन्ड्स बनाएंगे तब हम उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रखेंगे, ऐसे एक फिक्स्ड एंगल पे, तो वो डायरेक्शनल होगा कि भाई इसी डायरेक्शन में जा सकता है। तो वो कोवलेंट कंपाउंड्स में बात करेंगे फिलहाल। आयनिक में दे आर नॉन डायरेक्शनल। लिखो इसे। अभी तक हमने जो कोवेलेंट बनाए हैं वो डायरेक्शन के हिसाब से बनाए हैं। नहीं, अभी तक तो हमने बस नॉर्मल स्ट्रक्चर्स देखे हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स। अभी तक तो हमने उसमें डायरेक्शनल प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस ही नहीं की। हमने तो कहीं पे भी डबल बॉन्ड ओ बना दिया ना, हमने कहीं पे भी रखा कि पर्टिकुलरली कि डबल बॉन्ड ओ यहाँ लगाना है या OH यहाँ लगाना है, इनके बीच इतना एंगल होना चाहिए। हमने अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। यस सर। ठीक है, अभी तो हमने बस रैंडम स्ट्रक्चर्स बना के देखे हैं। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी हम इंट्रोड्यूस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। अभी मतलब जैसे आयनिक चल रहा है ना, इसके बाद कोवलेंट आएगा, उसमें इंट्रोड्यूस होगी वो प्रॉपर्टी। ओके सर। ठीक है, देखो इसे फिर आगे करते हैं।
सर डन। डन। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कैसे होंगे इसके? सर 1 मिनट। 1 मिनट, ओके, रुको 2 मिनट फिर। ये लो, अगली प्रॉपर्टी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स। देखो इनके बीच में फोर्सेस कैसी हैं? सिंस दे हैव स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस कौन सी हैं? कुलम्बिक फोर्सेस, कुलम्बिक कह लो या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। अगर फोर्सेस स्ट्रांग हैं तो उनको तोड़ने के लिए, उनको मेल्ट आउट करने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? हाई। हेंस दे हैव स्ट्रॉन्ग या हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। क्लियर या नहीं? यस। करो इसे नोट। साक्षी, क्या ये कंडक्टर्स होते हैं या इंसुलेटर्स? क्या लगता है, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स? कंडक्टर्स। कंडक्टर्स हमेशा। करणवीर, फॉर एनी कंपाउंड टू बिहेव एज अ कंडक्टर, अगर हमें किसी भी कंपाउंड को कंडक्टर की तरह काम कराना है, फॉर एनी कंपाउंड टू बिहेव एज कंडक्टर, इट मस्ट हैव फ्री या कहें मूवेबल, मोबाइल बोलते हैं बेसिकली, मोबाइल या मूवेबल आयंस और इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी सब्सटेंस को अगर कंडक्टर की तरह बिहेव करना है तो उसके पास क्या होने चाहिए? फ्री इलेक्ट्रॉन्स या आयंस। अब अपने पास यहाँ पे देखने में लगता है कि आयंस हैं, आयंस तो हैं, बिल्कुल सही बात है, सोडियम क्लोराइड लें तो आयंस तो हैं, लेकिन वो मूवेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं। तो एटलीस्ट सॉलिड स्टेट में तो वो मूवेबल नहीं है। मूवेबल नहीं है तो वो क्या होगा? इंसुलेटर। तो इन सॉलिड स्टेट ions are bound by strong electrostatic forces, hence not free to move. तभी तो ये क्या बिहेव करते हैं? एज इंसुलेटर्स बिहेव करते हैं। क्लियर या नहीं? कोई डाउट? लेकिन अगर हम मोल्टन स्टेट की बात करें, मोल्टन में क्या होता है? इनके बीच की फोर्सेस, एक लिक्विड स्टेट आ गई एक तरह से, लिक्विड में फोर्सेस तो होती हैं लेकिन वीक हो जाती है। अगर फोर्सेस वीक हो गई हैं तो आयंस विल बी समवट फ्री टू मूव। अगर कुछ हद तक फ्री हो चुके हैं तो अब इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करेंगे। तो इन मोल्टन स्टेट ions are somewhat free to move.
अगर वो कुछ हद तक फ्री हैं, hence they can behave as conductors. साक्षी, क्लियर? Yes, sir. सर मोल्टन इन द सेंस हमने इसको मेल्ट कर दिया ना। मोल्टन और एक्वस में फर्क क्या होता है तनवीश? एक्वस तो होता है पानी में डाल दिया। और मोल्टन होता है प्योर लिक्विड, बट उसको बेसिकली प्योर सॉलिड लिया है एंड उसको मेल्ट आउट किया है, कुछ नहीं किया और, ठीक है। अच्छा, ठीक है। और अगर हम एक्वस स्टेट की बात करें, अब एक्वस में क्या होता है, जब हम एक आयनिक कंपाउंड को पानी में डाल देते हैं, आयनिक कंपाउंड्स की एक खासियत है, अगर हम कोई भी आयनिक कंपाउंड लेते हैं एंड उसको वाटर के अंदर डालें तो ये आयंस में डिसोसिएट हो जाता है और ये आयंस फ्री होते हैं मूव करने के लिए, ठीक है। तो जैसे ही हमने NaCl को पानी में डाला तो ये अपने को देगा सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस, एंड ये आयंस कंप्लीटली फ्री होंगे मूव करने के लिए। अच्छा, यहाँ पे ना इसको ब्रैकेट में डालो एंड एक्वस लिखना जरूरी है यहाँ पे, जस्ट अ मिनट। जब तुम पानी में डाल देते हो तो आयंस के नीचे एक्वस लिख दिया करो, ठीक है। तो when ionic compound is dissolved in water, when ionic compound is dissolved in water, it dissociate into ions. It dissociate into ions which are completely free to move. Hence, in molten state, aqueous state, hence in aqueous state, ये बिहेव करेंगे एज अ वेरी गुड कंडक्टर। क्लियर या नहीं? यस सर। बहुत आसान सा टॉपिक है, सच कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब सॉलिड स्टेट की बात करते हैं, अगर हम सॉलिड स्टेट की बात करें तो बल्ब ग्लो नहीं करता, बल्ब डू नॉट ग्लो। एक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया इन सॉलिड स्टेट तो बल्ब ग्लो नहीं करता। वहीं पे अगर हम एक मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं तो बल्ब ग्लो तो करता है लेकिन डिमली। वहीं पे अगर हम एक एक्वस इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं तो बल्ब ग्लो ब्राइटली। क्लियर या नहीं? कोई डाउट? सर नोट करें इसे। कहाँ से नोट सर करें? पिछला भी दिखा दो सर। कौन से वाला? हाँ ये करो नोट। देखो, तुम लोगों ने एक स्टेटमेंट सुनी होगी, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। अगर दो पर्सन्स का नेचर काफी मैच करता है वो तो आपस में घुल मिल जाते हैं। लाइक डिसॉल्व्स लाइक। तो पोलर कंपाउंड्स कैसे, आयनिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं अपने? पोलर आयनिक कंपाउंड्स बीइंग पोलर इन नेचर are soluble in polar solvents only. ठीक है, आयनिक कंपाउंड कैसे होते हैं? पोलर होते हैं, तो इसीलिए वो किस में डिसॉल्व होते हैं? पोलर सॉल्वेंट्स में, लाइक वाटर, एंड इनसॉल्युबल इन
नॉन पोलर सॉल्वेंट्स like benzene, carbon tetrachloride, CCFO. बिल्कुल, etc. Clear? Good out? सर ये पोलर और नॉन पोलर बताओगे एक बार से? ये हम क्या कोवेलेंट होता है? बॉन्ड में करेंगे, टेंशन मत लो। अच्छा ठीक है ठीक है, अभी के लिए याद रखो कि पोलर कौन से हैं, नॉन पोलर कौन से हैं। जब हम कोवेलेंट बॉन्ड्स, क्योंकि इन सब में कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, जब हम कोवेलेंट बॉन्ड्स पढ़ेंगे तो पोलर नॉन पोलर दोबारा से करेंगे। ओके सर। तभी तुम मेरे पास ऑनलाइन में थे उस टाइम, है ना? यस सर। आयनिक कंपाउंड्स शो आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है कि इनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर सेम होता है, सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, ये ऐसा याद ही करना पड़ेगा पॉइंट। लेकिन बेसिकली जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, जब हम कोवलेंट कंपाउंड्स करेंगे ना तो वहां पे हम लिखेंगे कोवलेंट कंपाउंड्स शो आइसोमेरिज्म। तो वहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कोवलेंट कंपाउंड्स आइसोमेरिज्म शो करते हैं और आयनिक कंपाउंड्स आइसोमॉर्फिज्म शो करते हैं। सर क्लास चल रही, थोड़ी देर में कॉल करो। आयनिक कंपाउंड्स क्या शो करते हैं? आइसोमॉर्फिज्म। कोवलेंट कंपाउंड्स क्या शो करते हैं? आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है वो हम आगे देख लेंगे, फिलहाल ये पॉइंट नोट करो। सर सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का मतलब? तरनवीर, हमने सॉलिड स्टेट में स्ट्रक्चर्स करे थे ना, सोडियम फ्लोराइड, जिंक ब्लेंड, हाँ हाँ यस सर। वो वाले स्ट्रक्चर। साक्षी, अभी तुम्हें क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स का मतलब समझ नहीं आएगा, बस ये याद रखो कि स्ट्रक्चर्स इनके क्या होते हैं? सेम। ओके ठीक है, सर। बेसिकली आयनिक कंपाउंड्स के ना कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं अलग अलग तरीके के। जिंक ब्लेंड हो गया, फ्लोराइड हो गया, ये +2 में पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट के नाम से, उसके अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। तो कुछ कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। सर आइसोमेरिज्म अपने वाला वो हाँ, जो आइसोमेरिज्म लिखा ऑर्गेनिक वाला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट्स। उसमें स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, इसमें स्ट्रक्चर सेम है, उसमें स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? चेंज। कोई डाउट यहाँ तक? साक्षी नोट कर लिया? यस सर। They have zero activation energy, hence their reactions are very fast। ये वाला पॉइंट भी, इसकी रिएक्शंस बहुत फास्ट होती हैं क्योंकि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? जीरो। ये सब सीबीएसई के पॉइंट्स नहीं है, लेकिन तुम्हें कंपटीशन में हेल्प करेंगे। They show fast reactions as activation energy is zero for ions। ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? सर मैं बताऊं? बताओ। किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए। साक्षी, तुम्हें कुछ आइडिया है एक्टिवेशन एनर्जी का? नहीं सर, पहली बार सुना है। पहली बार सुना है? चलो कोई बात सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हारा आंसर सही था, मैं चेक कर सुन। अच्छा अच्छा। मान लो हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं साक्षी, बिटवीन एनर्जी एंड रिएक्शन प्रोग्रेस। इसको हम डिटेल में बाकी चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे, फिलहाल हल्का सा एक बताऊंगा कि होता क्या है। मान लो हमने एक रिएक्शन करवाई एंड रिएक्टेंट कन्वर्ट किया हमने प्रोडक्ट्स में। ठीक है, ये मेरा पॉइंट है, रिप्रेजेंट कर रहा है रिएक्टेंट को, ये वाला पॉइंट मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोडक्ट्स को। तो जब भी हमें एक रिएक्शन करवानी है ना, रिएक्शन करवाने के लिए हमें इस पॉइंट को अचीव करना होता है। ये होती है ट्रांजिशन स्टेट, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ये सिर्फ समझो और भूल जाओ, अभी किसी काम का नहीं है, लेकिन पॉइंट लिख रहे हैं तो मैंने साथ में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना जरूरी समझा।
ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, सिंपल सा है। एनर्जी को हम प्लॉट कर रहे हैं विद द रिएक्शन प्रोग्रेस। बेसिकली रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहे हैं अपने किसमें, प्रोडक्ट में। एंड जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं ना, तो हमें इस पॉइंट को एक्वायर करना होता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। अभी देखो रिएक्टेंट्स के पास कितनी एनर्जी है साक्षी, इतनी एनर्जी, ठीक है। यस सर। एंड अगर हमें ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचना है तो हमें इतनी एनर्जी चाहिए। अभी कितनी है, इतनी। तो कितनी एडिशनल एनर्जी हमें सप्लाई करनी होगी, इतनी एनर्जी और सप्लाई करनी पड़ेगी। यस सर। एंड इसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। एनर्जी दैट मस्ट बी सप्लाइड टू रिएक्टेंट, कि हम रिएक्टेंट को और कितनी एनर्जी दें कि रिएक्शन शुरू हो जाए। एनर्जी दैट मस्ट बी सप्लाइड टू रिएक्टेंट, किसको सप्लाई करनी है, रिएक्टेंट को, टू स्टार्ट द रिएक्शन। रिएक्शन कब स्टार्ट होती है, जब हमारे पास ये मिनिमम एनर्जी आ जाती है, इस पॉइंट पे जाके रिएक्शन स्टार्ट होती है। क्लियर, कोई डाउट? नो सर। ठीक है। अब एक्टिवेशन एनर्जी अगर ज्यादा होगी तो एनर्जी सप्लाई करने में टाइम लगेगा, तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी, स्लो। ठीक है, अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी, इफ एक्टिवेशन एनर्जी इज मोर, it will take time to be supplied. It will take time to be supplied. सर मतलब जितनी कम एनर्जी है उतना जल्दी रिएक्शन होगा। हाँ बिल्कुल, it will take time to be supplied, hence reaction will become slow. हम कहते हैं ना कि कई रिएक्शंस वायलेंट होती हैं, आग पकड़ लेती हैं। क्यों? क्योंकि उसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम होती है और वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। वो एकदम से रिएक्शन होती है और एकदम से होने के कारण वो आग पकड़ लेती है या वायलेंट होती है। ऐसी आयनिक रिएक्शंस हैं। आयनिक रिएक्शंस की एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, 0। तो ये बहुत फास्ट रिएक्शन होती है, एकदम से हो जाती है, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। नमक पानी में एकदम से घुल जाता है, ये सब आयनिक, वो तो एक फिजिकल चेंज है वैसे, लेकिन फिर भी अगर कोई आयनिक रिएक्शंस करानी हो तो दे अकर वेरी क्विकली। कोई डाउट? जैसे सोडियम को पानी में डालते हैं एकदम आग लग जाती है। हाँ, एकदम से आग लग जाती है क्योंकि एकदम से आयंस बनते हैं उसके। क्लियर? यस सर। साक्षी, तुम्हें कोई डाउट, ये चीज समझ आई या नहीं? यस सर। आगे। ठीक ठीक ठीक, नोट करो इसे। बताओगे? अपने पास कुछ आयनिक कंपाउंड्स हैं, एक है NaCl, एक है MgCl2, एक है एल्यूमिनियम क्लोराइड, एक है सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। Arrange these 4 compounds in increasing order of their lattice energy. हमें डेल्टा U की टर्म्स में इनको अरेंज करना है। करोगे? साक्षी? सर मतलब ऑपोजिट आ रहा है। NaCl की सबसे ज्यादा? कैसे किया साक्षी? अच्छा साक्षी, ये देखो, सोडियम के ऊपर चार्ज कितना होगा, +1, क्लोरीन के ऊपर -1, मैग्नीशियम के ऊपर कितना होता है, +2, क्लोरीन के ऊपर -1, एल्यूमिनियम के ऊपर +3, क्लोरीन के ऊपर -1, सिलिकॉन के ऊपर +4, क्लोरीन के ऊपर -1। तो हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे चार्ज बढ़ता है
वैसे वैसे लैटिस एनर्जी भी बढ़ती है। साक्षी क्लियर? अगर हम MgO ले लेते हैं, एक हम MgCl2 ले लेते हैं, एक हम NaCl ले लेते हैं, इसमें अगर हम करें तो सबसे ज्यादा किसकी होगी और सबसे कम किसकी होगी लैटिस एनर्जी? सर सबसे ज्यादा तो MgO की होगी। साक्षी तुम्हारे हिसाब से? सर MgCl2 और MgCl2 फिर NaCl। और फिर MgO। यस सर। MgO लास्ट में कैसे बच्चे? साक्षी, मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज कितना है? मैग्नीशियम +2, ऑक्सीजन -2, मैग्नीशियम +2, क्लोरीन -1, सोडियम +1, क्लोरीन -1। ये चीज क्लियर या नहीं? साक्षी? यस सर, मैं देख रही थी मैंने कैसे किया है। यस सर, आ गया समझ। इसके चार्जेस तो सबसे कम है, चार्जेस सबसे कम है तो लैटिस एनर्जी सबसे कम होगी। इसके चार्जेस देखो, अब इन दोनों में कंपेयर करते हैं। इन दोनों में मैग्नीशियम +2 तो सेम है, तो हमें ये चेक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे -2 है जबकि यहाँ पे -1 है, तो चार्ज ज्यादा कहाँ पे है? MgO में। क्लियर? यस सर, उस समय मैंने वो -1 लिया था इसलिए। अच्छा, कोई बात नहीं। समझ आया? कोई डाउट? नो सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा साक्षी, एक तरफ से हम कह रहे हैं कि आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं, ऊपर से हम कह रहे हैं कि इसकी लेटिस एनर्जी बहुत ज्यादा है। दोनों एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे। कहने का मतलब क्या है? एक तरफ मैं कह रहा हूं कि NaCl की लेटिस एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, आयनिक कंपाउंड्स की लेटिस एंथैल्पी ज्यादा होती है। लेटिस एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है तो मतलब आयंस के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस है। ठीक है, हाई लेटिस एनर्जी, तो इसका मतलब इसके अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस है। ये जो अभी हम टॉपिक करने लगे हैं ये CBSE में नहीं है, तो चाहो तो स्किप कर सकते हो। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, हमने एक तरफ तो कहा कि इसके अंदर लेटिस एनर्जी बहुत ज्यादा है, लेटिस एनर्जी ज्यादा है तो इसके अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस है। ऊपर से हमने लिखा कि भाई जब हम किसी भी आयनिक कंपाउंड को पानी में डालते हैं तो वो आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एक तरफ हमने लिखा कि हम आयनिक कंपाउंड के अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं, ऊपर से हम लिख रहे हैं कि उसको पानी में डालने पे वो आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। क्वेश्चन ये है कि इफ स्ट्रॉन्ग फोर्सेस वर देयर, if strong forces were there, why on dissolving in water it converted into ions? बताओ भाई। सर इसमें हाइड्रेशन एंथैल्पी का रोल है कुछ? हाइड्रेशन एंथैल्पी चेक कर लेते हैं। साक्षी, तुम्हें कुछ आइडिया? नो सर। चलो देखो साक्षी, देखो साक्षी, होता क्या है बेसिकली,
जब हम एक आयन को पानी के अंदर, एक आयनिक कंपाउंड को पानी के अंदर डालते हैं तो होता क्या है, अभी के लिए फिलहाल एक चीज याद रखो कि वाटर इज पोलर इन नेचर। अभी के लिए याद करना पड़ेगा, आगे जाके समझ आ जाएगा। रिमेंबर दिस थिंग दैट वाटर इज पोलर इन नेचर। अभी के लिए याद रखें कि वाटर कैसा होता है, पोलर होता है। एंड ड्यू टू पोलैरिटी हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, दिस इज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। साक्षी मैंने तुम्हें कभी कराया ऐसा पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव? नो सर। नहीं कराया, फिर कोवलेंट में ही करेंगे इसको। इसको हम बोलते हैं पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, वाटर कैसा होता है, पोलर। एंड वाटर के ऊपर पार्शियल, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है एंड विद हाइड्रोजन इट हैज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अभी के लिए ये चीज याद रखनी पड़ेगी, जब हम कोवलेंट कंपाउंड्स डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे तो ये चीजें समझ आ जाएंगी, ये चार्जेस आए कहाँ से। ठीक है, तो अब देखो, जब हम किसी आयनिक कंपाउंड को वाटर में डालते हैं, मान लो अपने पास सोडियम आयन है, सोडियम क्लोराइड है, हमने सोडियम को पानी में डाल दिया, सोडियम क्लोराइड को पानी में डाल दिया, तो होता क्या है, अच्छा सोडियम के ऊपर कैसा चार्ज है, +1। क्या वाटर का कोई हिस्सा इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा साक्षी? सर क्या? सोडियम के ऊपर +1 चार्ज है, ये क्या है, एक कटायन। क्या वाटर में से हाइड्रोजन या ऑक्सीजन इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? सर ऑक्सीजन की तरफ। बिल्कुल, ऑक्सीजन इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, जबकि हाइड्रोजन इससे क्या होगा, रिपेल। ऑक्सीजन इससे अट्रैक्ट होगा और हाइड्रोजन इससे क्या होगा, रिपेल। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर तो ऑपोजिट चार्ज है, लेकिन हाइड्रोजन के ऊपर क्या है, सेम चार्ज। तो ऐसे Yes. बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स इसके आसपास आके एक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे एंड विल बी एक्यूमुलेटेड। सेम रहेगा, ऑक्सीजन नेगेटिव है एंड हाइड्रोजन्स पॉजिटिव। कोई डाउट? एंड इनके बीच अब एक फोर्सेस आ जाएंगे, ध्यान से देखो। तो सोडियम पॉजिटिवली चार्ज है एंड इसके आसपास के जो ऑक्सीजन हैं दे आर नेगेटिवली चार्ज। तो अब क्या होगा, सोडियम और इस ऑक्सीजन के बीच कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस आएंगी, आएंगी या नहीं? Yes, sir. अट्रैक्टिव फोर्सेस आने से क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, सम एनर्जी विल बी रिलीज आउट एंड इसी एनर्जी को हम क्या बोल रहे हैं, सॉल्वेशन एनर्जी। इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेशन एनर्जी। ठीक है, एंड इफ वाटर इज यूज्ड एज सॉल्वेंट, if water is used as solvent, it is known as, बोलो। सर जो अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से एनर्जी रिलीज होगी वो है सॉल्वेशन एनर्जी। बिल्कुल बिल्कुल। and if water is used as solvent then this energy is known as hydration energy। तब हम इस एनर्जी को क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी।
and the process is known as hydration. Clear या नहीं? Yes, sir. Similarly, क्लोराइड के आसपास भी वाटर मॉलिक्यूल्स कुछ इसी तरह से एक्यूमुलेट होंगे, बस फर्क क्या होगा, अब हाइड्रोजन पास में आएगा एंड ऑक्सीजन दूर में जाएगा. सर अट्रैक्टिव फोर्सेस तो इसमें भी होंगी. बिल्कुल. तरनवीर समझ आ रहा है? Yes, sir. अट्रैक्टिव फोर्सेस इसमें भी होंगी बिकॉज हाइड्रोजन इज पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज्ड. एंड ऑक्सीजन थोड़ा दूर चला गया है बिकॉज ऑफ सेम चार्जेस. अगेन इनके बीच भी कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस आएंगी एंड यहां से भी एनर्जी रिलीज आउट होगी which will be known as hydration energy or solvation energy depending on the solvent. Clear या नहीं? अब होता क्या है, अब यहां पे दो रोल्स हैं. बेसिकली हो क्या रहा है, एक तो हमें लेटिस एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही है. लेटिस एनर्जी टू कन्वर्ट ionic compound into ions. एक तो लेटिस एनर्जी है, लेटिस एनर्जी से हम क्या कर रहे हैं, आयनिक कंपाउंड को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, आयंस में. एक है हाइड्रेशन एनर्जी. हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, एनर्जी रिलीज्ड when ionic compound is dissolved in water. When ionic compound is dissolved in water, तो होगा क्या, कंपाउंड पानी के अंदर तभी सॉल्युबल होगा, कंपाउंड इज soluble in water only if hydration energy is greater than lattice energy. क्लियर या नहीं? मतलब जितनी हमने एनर्जी दी उससे ज्यादा एनर्जी रिलीज हो गई, तो ओवरऑल तो एनर्जी रिलीज हुई. एनर्जी रिलीज हुई मतलब स्टेबिलिटी भी इंक्रीज हुई, क्योंकि हमने कहा था ना कि अगर एनर्जी रिलीज हो गई है तो कम एनर्जी बचेगी. कम एनर्जी मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई. क्लियर या नहीं? साक्षी नहीं समझ आया? सर आ गया थोड़ा बहुत. चलो दोबारा समझते हैं. देखो क्वेश्चन ये था कि भाई अपने पास एक आयनिक कंपाउंड है, हम एक तरफ तो कह रहे हैं कि उसके अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस है तो उसे नहीं टूटना चाहिए. लेकिन पानी में ऐसी क्या चीज है, ऐसी क्या खासियत है कि पानी में डालते ही वो आयंस में कन्वर्ट हो जाता है. तो हमने क्या कहा कि जैसे हम पानी में डाल रहे हैं तो उसके अंदर एक नई तरीके की अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप हो रही हैं. ठीक है, उसके अंदर एक नई तरीके की अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप हो रही हैं एंड इन फोर्सेस का भी नाम है, इन फोर्सेस को हम बोलते हैं आयन डाइपोल फोर्सेस. इन फोर्सेस को हम क्या नाम देते हैं, आयन डाइपोल फोर्सेस. ये हम गैसियस स्टेट में इन डिटेल पढ़ेंगे. फिलहाल अगर नाम लिखना है तो लिख सकते हैं आयन डाइपोल फोर्स. तो हमने क्या कहा कि जब हम पानी में डालते हैं तो इसके बीच में ना एक स्पेशल टाइप की फोर्स जनरेट हो रही है
जिसको हम बोल रहे हैं आयन डाइपोल फोर्सेस, उस फोर्सेस के जनरेट होने से कुछ एनर्जी रिलीज हो रही है जिसको हम बोल रहे हैं हाइड्रेशन एनर्जी। वो एनर्जी इतनी ज्यादा है कि जितनी हमने एनर्जी दी है आयंस में तोड़ने के लिए वो उसको ओवरकम कर जाती है। बेसिकली जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो बहुत ज्यादा है। अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो स्टेबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज। हमने ये पढ़ा था ना साक्षी की स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, यस सर। है ना। हमने ये कहा था कि स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। कहने का मतलब ये है इफ एनर्जी विल बी डिक्रीज्ड, if energy will decrease then stability will increase। इसमें कोई डाउट? नो सर। हम कह रहे हैं कि जब हमने आयनिक कंपाउंड को डिसॉल्व किया पानी में, जितनी एनर्जी हमने उसको दी आयंस में कन्वर्ट करने के लिए, उससे ज्यादा एनर्जी क्या हो गई, रिलीज, क्योंकि हाइड्रेशन इज द एनर्जी रिलीज। कोई डाउट? नो सर। अगर सर बट हाँ बोलो। सर बट ये तो H2O का केस है, बट ऐसे तो फिर मोल्टन स्टेट में भी तो होती है। मोल्टन स्टेट में तो बच्चे हम डिसॉल्व ही नहीं करते किसी भी चीज में, उसमें तो हम खुद एनर्जी देके उसको मेल्ट कर रहे हैं। उसमें तो आयंस फ्री नहीं है ना, सारे फ्री, लगभग फ्री है, कंप्लीटली फ्री तो नहीं है। उसमें तो हमने वाटर डाला ही नहीं, ना ही कोई और सॉल्वेंट डाला। उसमें तो बस हमने क्या किया, जैसे एक लोहा है, लोहे को पिघला देते हैं ना, वो चीज की है। सर उसमें फिर एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं ना। उसमें सिर्फ हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही, तभी तो थोड़ी देर बाद वो फिर से सॉलिडिफाई हो जाता है। यस सर। ठीक है, लेकिन क्या नमक एक बार पानी में डिसॉल्व हो जाए तो वो दोबारा से अलग से सेपरेट आउट होता है? नहीं होता। ठीक है ना। तो सर उसके लिए फिर एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि हमने जितनी एनर्जी दी आयंस में कन्वर्ट करने के लिए, उससे ज्यादा एनर्जी तो रिलीज हो गई। अगर रिलीज हो गई है तो बचेगी कितनी, कम या ज्यादा? सर कम बचेगी। अगर एनर्जी कम बची है तो स्टेबिलिटी क्या हो चुकी है, मतलब ज्यादा। तो इसीलिए वो फटाफट कन्वर्ट हो जाता है आयंस के। कोई डाउट? नो सर। सर स्टेबिलिटी अगर ज्यादा होगी तो वो फटाफट कैसे कन्वर्ट? स्टेबिलिटी आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू आयंस बढ़ी ना। अच्छा अच्छा अच्छा। जब वो आयंस में कन्वर्ट हुआ तब जाके पानी में डिसॉल्व हुआ, फिर एनर्जी रिलीज हुई। एनर्जी रिलीज हुई तो तब जाके स्टेबिलिटी उसकी क्या हुई है, इंक्रीज। कोई डाउट? सर तब जाके आयंस की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी ना? हाँ बिल्कुल। कोई डाउट? नो। नोट करो इसे। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मैं समझता हूँ, लेकिन क्या करें, करना तो पड़ेगा ही। हाँ, सीबीएसई में नहीं है तो तुम स्किप कर सकते हो कभी भी इसे। करो नोट्स। MgO और एक है NaCl। ठीक है, दो कंपाउंड्स हैं, वन इज मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड सेकेंड वन, या एक है MgCl2, एक है NaCl। किसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी? विच हैज मोर हाइड्रेशन एनर्जी? क्या लगता है? सर NaCl। तरणवीर? सर वही कंसेप्ट लग जाएगा, ज्यादा चार्ज मतलब ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो ज्यादा साक्षी, एनर्जी। बेसिकली
जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ दीज अट्रैक्टिव फोर्सेस। अगर यहाँ पे चार्जेस ज़्यादा होंगे तो अट्रैक्टिव फोर्सेस भी ज़्यादा होंगी, तो एनर्जी भी ज़्यादा रिलीज होगी। क्लियर या नहीं? सर ये सॉल्वेशन एनर्जी नहीं थी? सॉल्वेशन इज सेम एज हाइड्रेशन ना। यस सर। ठीक है, साक्षी नोट साथ साथ बन रहे हैं ना? यस सर। ठीक, तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं मोर इज द चार्जेस, तो मोर विल बी द अट्रैक्टिव फोर्सेस between ions and water molecules. Hence, higher will be hydration energy. कोई डाउट? क्लियर इसके अंदर? साक्षी अगर हाइड्रेशन ज्यादा है तो उसकी मोबिलिटी क्या होगी? वो अच्छी तरह से मूवेबल होगा या कम मूवेबल होगा? सर मूवेबल होगा। मान लो मेरे पास एक NaCl है, मैंने कहा कि NaCl की हाइड्रेशन कम है और MgCl2 की हाइड्रेशन ज्यादा है बिकॉज ऑफ हाई चार्जेस। हाइड्रेशन का मतलब इसके आसपास वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए हैं, लेकिन इसके आसपास वाटर मॉलिक्यूल्स इतने नहीं हैं जितने मैग्नीशियम के पास आए। ये पॉइंट्स क्लियर या नहीं? यस सर। अच्छा बताओ, अब अगर मैग्नीशियम को मूव करना है तो दिक्कत होगी या नहीं? सर H2O में तो ज्यादा मूवेबल होगा। क्यों? करणवीर, यस सर। किसकी मूवमेंट ज्यादा होगी? NaCl की भीड़ भाड़ कम है। हाँ देखो, बेसिकली मान लो लड़ाई हो गई इसकी एंड इसको बंदों ने घेर लिया, ठीक है, यहाँ पे फिर भी जगह बची हुई है, ये भाग जाएगा यहाँ से, बड़े आराम से भाग जाएगा, ठीक है, क्योंकि ज्यादा बंदे नहीं है, ज्यादा घेरा नहीं डला है, सॉल्वेशन कम है, बेसिकली लो सॉल्वेशन या हाइड्रेशन, सॉल्वेशन कह लो चाहे हाइड्रेशन कह लो, बात एक ही है। लो सॉल्वेशन का मतलब लेस सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अगर कम वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, बेसिकली इसके पास अभी भी भागने का रास्ता बचा हुआ है, तो कैन मूव इजिली। लेकिन यहाँ पे क्या है, जब इसकी लड़ाई हुई तो इसको तो बंदों ने पूरी तरह से घेर लिया है, इसके आसपास अब भागने का रास्ता इसके पास नहीं है। सिमिलरली हाइड्रेशन बहुत ज्यादा हो चुकी है, बहुत सारे बंदों ने इसको घेर लिया है, तो मोर हाइड्रेशन, highly surrounded by water molecules, highly surrounded by water molecules, low movability। क्लियर या नहीं? सर फिर एक्वस में फ्री टू मूव कैसे होता है? बच्चे फ्री टू मूव तो होता है क्योंकि अब ये पूरा मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करता है। बेसिकली होता क्या है एक्वस में, अब मैग्नीशियम एक सिंगल आयन की तरह मूव नहीं कर रहा है, वो एक्वस है, बेसिकली ये पूरा एक कंबाइन आयन की तरफ बिहेव करेगा। तभी मैंने जब भी वाटर के अंदर लिखा है
वहां हम ब्रैकेट में एक्वस लिखते हैं। एक्वस मतलब अब वो सिंगल एंटिटी की तरह काम कर रहा है, ये एक सिंगल एंटिटी की तरह काम करेगा, ये एक सिंगल एंटिटी की तरह काम करेगा। लेकिन है क्या, इसमें बल्कीनेस कम है, बहुत कम मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये ज्यादा अच्छे से भाग पाएगा। बेसिकली कहते हैं ना, इसके आसपास ये कह लो ये पतला सा मॉलिक्यूल है, इसके अंदर एनर्जी ज्यादा है, ये भाग लेगा। लेकिन ये क्या है, बड़ा हो चुका है, मोटा हो चुका है, तो ये इतनी आसानी से नहीं भाग पाएगा। ऐसे बिहेव करते हैं। कोई डाउट? सर मतलब मूवेबल तो दोनों ही है। हाँ, मूवेबल दोनों है, लेकिन लो मूवेबिलिटी है इसकी, एंड इसकी मूवेबिलिटी क्या है, ज्यादा। कोई डाउट? सर हम्म, मतलब लो मूवेबिलिटी मतलब लो कंडक्टिविटी। बिल्कुल। इसकी मूवेबिलिटी हाई है। अगर मूवेबिलिटी अच्छी है तो इसकी कंडक्टेंस भी तो अच्छी होगी, क्योंकि हमने कहा था कि कोई भी कंपाउंड कंडक्ट तभी करेगा जब उसकी मूवेबिलिटी ज्यादा होगी आयंस की। कोई डाउट? साक्षी समझ आया? यस सर। नोट करें इसे। बेसिकली मैंने अभी क्या बताया दोबारा से समझा देता हूँ। हमने देखा कि चार्जेस जितने ज्यादा आएंगे उतनी ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस, उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगी। तो हाइड्रेशन एनर्जी फॉर मैग्नीशियम क्लोराइड इज मोर देन दैट ऑफ सोडियम क्लोराइड। फिर हमने कहा कि अगर हाइड्रेशन ज्यादा है तो उसके आसपास बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स आके घेरा डाल लेंगे। सिमिलरली यहाँ पे, लेकिन इसकी हाइड्रेशन कम थी तो कम वाटर मॉलिक्यूल्स ने आके घेरा डाला, तो अभी भी इसके पास भागने के रास्ते हैं, तो इसकी मूवेबिलिटी काफी हाई है। अगर मूवेबिलिटी हाई है तो इसकी कंडक्टेंस अभी भी अच्छी खासी है, लेकिन MgCl2 में तो घेरा अच्छा खासा डल चुका है, उसके पास भागने के रास्ते बंद हो चुके हैं, उसकी मूवेबिलिटी कंपैरेटिवली कम है, तो इसकी कंडक्टेंस भी क्या है, कंपैरेटिवली कम है। कोई डाउट? मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। कोई डाउट?